हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैकपुर में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आशा करता हूँ आपने हिंदी वर्णमाला का पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखा होगा। और यदि अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्लासें देख सकते हैं और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आपको क्लासें मिल जाएंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला का पार्ट 3। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। कल हम लोग पढ़ चुके थे घोषत्व के आधार पर, घोष और अघोष प्राण के आधार पर, अल्पप्राण महाप्राण। आज हम लोगों को पढ़ना है अंताइस्थ। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। अंताइस्थ। अंताइस्थ अंताइस्थ किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उन्हें हम अंताइस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच, ठीक है, अंताइस्थ व्यंजन का उच्चारण वर्णमाला के बीच में होता है। इसका मतलब स्वर व व्यंजन के बीच, ठीक है, ना तो वो स्वर और ना ही व्यंजन, एक तरह से इन दोनों के बीच में आते हैं। ठीक है, तो उन्हें अंताइस्थ कहते हैं। और अंताइस्थ की संख्या देखें तो अंताइस्थ की केवल 4 संख्या होती है, याद रखना। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं कौन कौन से वो चारों अंताइस्थ व्यंजन। तो वो चारों ये हैं आपके अंताइस्थ व्यंजन: या, रा, ला, वा। ठीक है, तो ये चारों अंताइस्थ व्यंजन। अगर इनके बारे में कुछ जानते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और पूछे भी जाते हैं बहुत ज़्यादा परीक्षा में, तो देखते हैं इनका वर्ग और उच्चारण स्थान। वर्ग और उच्चारण स्थान, ठीक है। तो वर्ग में तालव्य, ठीक है, या जो है ये तालव्य। वर्ग का मतलब है कि या जो बोला जाता है तो ये हमारे तालव्य को स्पर्श करता है, तो इसे अंताइस्थ में रखा गया है। तो ये क्या हो जाएगा? तालु। उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु, इसीलिए इसको तालव्य वर्ग में रखा गया है। ठीक है, और रा को रखा गया है वर्ष में, यानी कि दंत मूल मसूड़ा। दंत मूल, या तो मसूड़ा कह सकते हो या फिर मूर्धा भी कह सकते हो और दंत मूल भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसे वर्ष भी कहते हैं, इसे वर्ष वर्ग में रखा गया है। आपको ये तीनों पॉइंट याद रखना है। वर्ष में कौन सा आएगा? रा। आगे चलते हैं ला को भी वर्ष में रखा गया और दंत मूल मसूड़ा। और इसके बाद मूर्धा आप लोगों ने पढ़ा है, मूर्धा भी आ जाएगा इसी में। ठीक है, उसी को दंत मूल या मसूड़ा कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ला और रा किस में आ जाएंगे? वर्ष में, और या तालव्य में। इसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे वा। जो वा है वो दंतोष्ठ। क्या है? दंतोष्ठ, यानी कि दांत के ऊपर के दांत और निचला ओंठ, इनमें स्पर्श होता है। ठीक है, वा को बोल के देखिए, वाह वाह वाह। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या स्पर्श हो रहा है जीभ से आपके, और वायु भी स्पर्श होगी। तो दंतोष्ठ, ऊपर के दांत और निचला ओंठ, वाह। ठीक है, आप ट्राई करके देखिए। तो चारों आप लोगों को अच्छे से पता हो गया होगा। या तालु से बोला जाता है तो तालव्य, रा दंतमूल मसूड़ा से तो वर्ष, और ला वर्ष बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी दंतमूल मसूड़ा है। और वा ये दंतोष्ठ, दांत के ऊपर का भाग और निचला ओंठ। हाँ, एक पॉइंट और, ये आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखना कि ये जो चारों हैं तो इन चारों को सघोष, ठीक है, क्या होते हैं? सघोष होते हैं, यानी कि इन चारों को बोलने में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। और अल्प प्राण, ये चारों कैसे होते हैं? अल्प प्राण। इन चारों को बोलने में हमारे मुंह से कम वायु निकलती है। ठीक है, इसका मतलब होता है अल्प प्राण। पीछे हम लोगों ने टेबल में पढ़ा है, तो ये चारों टेबल में नहीं थे, इसलिए ये अंताइस्थ के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ये भी जानना जरूरी, पेपर में पूछा जाता है। कभी कभी ऑप्शन में दे देते हैं सघोष और अघोष अल्प प्राण महाप्राण है या नहीं, तो आपको जानना ज़रूरी है। तो ये भी आप लोग जान गए। चलते हैं आगे, कुछ नोट दिया हुआ है तो नोट भी देख लेते हैं। सॉरी, नोट नंबर 1 में क्या दिया गया है? या और वाह। या और वाह जो है ये अर्धस्वर होते हैं। ठीक है, अर्धस्वर का मतलब है कि ध्वनि जो कभी स्वर हो और कभी व्यंजन। ठीक है, या और वाह ये वह ध्वनि है जो कभी स्वर होगी और कभी व्यंजन। ठीक है, इसलिए इसे अर्धस्वर कहा गया है, याद रखिए। अब पॉइंट नंबर
नोट पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें रा के बारे में बताया गया है। रा को हम लुंठित भी कहते हैं, लुंठित व्यंजन, ठीक है, स्पेशली रा को लुंठित व्यंजन। तो इसके बारे में देखते हैं। जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है, ठीक है। जो रा है, इसके उच्चारण में जो जीभ है वो तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है, ठीक है। तो इसलिए इसे लुंठित कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लुढ़क कर स्पर्श करती है। तो याद रखना, रा को लुंठित। आगे थर्ड नंबर पॉइंट पे, थर्ड नंबर में ला के बारे में। ला को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। आगे इसके बारे में जानते हैं। जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व बगल से निकल जाए, ठीक है, तो उसे हम पार्श्विक कहते हैं। किसे? ला को बोलने से हवा ला को उच्चारण में या बोलने से हवा जो है वो जीभ के पार्श्व एकदम बगल से निकल जाती है, तो उसे हम ला को पार्श्विक कहने लगे। और फिर से देखते हैं एक बार, या फिर से एक बार ट्राई करते हैं, अच्छे से समझते हैं। या और वाह की बात करें तो इसे अर्धस्वर। क्यों? ध्वनि जो कभी स्वर हो और कभी व्यंजन, ठीक है। और रा की बात करें तो ये इसको लुंठित कहते हैं। क्यों कहते हैं? जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है, इसलिए इसे लुंठित कहते हैं। और ला को पार्श्विक क्यों कहते हैं? जिसके ला के उच्चारण में जो हवा है वो जीभ के पार्श्व एकदम बगल से ही निकल जाती है, इसलिए इसे पार्श्विक कहते हैं। तो आप लोग याद रखिए। आगे चलते हैं। ऊष्म संघर्षी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊष्म संघर्षी। तो ऊष्म संघर्षी में क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण, ठीक है, घर्षण, रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा या गर्मी पैदा करे सॉरी, ऊष्मा या गर्मी पैदा करे, तो इसलिए इसे ऊष्म या संघर्षी भी कहते हैं। इसलिए जो व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान विशेष को घर्षण करके निकलती है, रगड़ करके निकलती है, ठीक है, और जब रगड़ करके कोई भी चीज़ निकलेगी तो उसमें ऊष्मा ज़रूर पैदा होगी, चाहे वो बिल्कुल कम ही क्यों ना हो, ठीक है, तो ऊष्मा ज़रूर पैदा होगी। तो इसलिए इसे ऊष्म भी कहते हैं और संघर्षी भी कहते हैं, ठीक है। अगर इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। अंतःस्थ की संख्या भी 4 थी और ऊष्म संघर्षी की भी संख्या 4 है। तो देखते हैं कौन से हैं ऊष्म संघर्षी 4। ऊष्म संघर्षी 4 ये हैं हमारे, ठीक है। सा सिटी वाला, षटकोण वाला सा और सफेरा, तीनों सा और हा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना क्या है? ऊष्म संघर्षी। इनको बोलने पे हमारे हमारे किसी भी मुंह के किसी भी स्थान को, किसी भी जगह को जब टच करके निकलती तो ये रगड़ के निकलती एकदम घर्षण करके, तो ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इनको ऊष्म या संघर्षी कहते हैं। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो कौन कौन से? तीनों सा और हा, ठीक है। अब देखते हैं इनका वर्ग उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले इसकी सा की बात करें तो सिटी वाले सा का उच्चारण स्थान है तालु, ठीक है। ये तालु को स्पर्श करता है तो इसे तालव्य। और षटकोण वाले सा को तो मूर्धा, ठीक है, किसको? मूर्धा को स्पर्श करता है तो मूर्धन्य। और शफेरा वाले सा को दंतमूल मशूड़ा, ठीक है, दंतमूल मशूड़ा, तो इसे वत्स, पीछे हम लोग पढ़े थे, ठीक। तो हा को देखते हैं तो ये स्वर यंत्री, क्या स्वर यंत्री? स्वर यंत्र यानी कि कंठ के भीतर स्थित है, ठीक है। स्वर यंत्र हमारे कंठ के भीतर स्थित है, तो उसी को स्पर्श करके हा को जो बोलते हैं तो उसी को स्पर्श करती है हवा, ठीक है। तो स्वर यंत्र को, इसलिए हा को स्वर यंत्री बोलते हैं। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बहुत ही पेपर पूछे जाते हैं ज़्यादातर, वर्णमाला से क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से आते हैं। जैसे कि हमने अंतःस्थ पढ़ा और यहाँ पे उसमें संघर्षी पढ़ रहे हैं, तो ये आगे चलते हैं। ये पॉइंट बताओ कि ये चारों क्या है? उसमें संघर्षी सा को सिटी वाली सा तालु तो तालव्य, षटकोण वाले सा को मूर्धा तो मूर्धन्य, सफेद वाले सा को दंतमूल मशूड़ा तो वत्स, और हा को स्वरयंत्र यानी कि कंठ के भीतर जो स्थित होते हैं वहाँ, तो इसको स्वरयंत्री, ठीक है। अब ये पॉइंट हो गए क्लियर। आगे देखते हैं सघोष, अघोर, अघोष और अल्पप्राण महाप्राण में इसमें कौन सा क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इन तीनों सा की बात करें, ठीक है, तीनों सा की बात करते हैं। तो ये तीनों क्या होते हैं? अघोष होते हैं, ठीक है। अघोष का मतलब
जब हम इनको बोलेंगे तो हमारे स्वर तंत्र में कंपन नहीं होगा। इनको बोलने में, इन तीनों सा को बोलने में कंपन नहीं होगा, तो इसे अघोष और महाप्राण होते हैं। ये तीनों सा कैसे होते हैं? महाप्राण। बोलने से वायु अधिक निकलती है। इस तरह से हम बताते चल रहे हैं, जैसे कि आपको हमेशा सघोष अघोष की डिफिनेशन याद रहेगी। आगे हा की बात करें तो हा हमारा सघोष होता है। इसको बोलने से स्वर तंत्री में कंपन होता है। ये हम इसे स्वर तंत्री बोलते ही हैं। और महाप्राण ये भी होता है, ठीक है। तो ये चारों क्या हो गए? महाप्राण। और ये तीनों अघोष और हा सघोष, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। जैसे कि पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं अंताइस्त। अंताइस्त में ये चारों क्या थे? सघोष और अल्पप्राण। और इसमें ये तीनों क्या है? अघोष हैं। और हा जो है वो सघोष है। और चारों की बात करें तो ये चारों महाप्राण है, ठीक है। आगे चलते हैं। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए, ठीक है, तो उन्हें हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। फिर से देखते हैं। जिनके उच्चारण में जीभ पहले तो ऊपर उठ जाती है, ठीक है। द्विगुण व्यंजन जिनको उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, वो कौन कौन से होते हैं आगे भी पढ़ेंगे। जो होते हैं उनको बोलने में हमारी जीभ पहले तो ऊपर उठती है और फिर मूर्धा को स्पर्श करती है और करने के बाद फिर झटके के साथ नीचे गिर जाती है, ठीक है। और ये द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन केवल 2 होते हैं, ठीक। इनको हम लोग बोल के भी ट्राई कर सकते हैं कि आपकी जीभ ऐसा कार्य करती है या नहीं, ठीक है। ऊपर पहले उठती है, फिर मूर्धा को स्पर्श करती है, फिर झटके के साथ नीचे गिरती है। ऐसा करती है कि नहीं? देखो ट्राई करते हैं। ये दोनों होते हैं डा और डा। तो बोलिए डा डा डा। तो आपकी जीभ है वो मूर्धा को स्पर्श कर रही है और फिर नीचे गिर जाती है। अब डा को डा डा डा, बिल्कुल सेम काम कर रही है। आप ही चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आगे पॉइंट पे चलते हैं। डा और ढा हिंदी के विकसित व्यंजन है, ठीक है। ये विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं थे। ये दोनों हिंदी में विकसित हुए हैं, पहले संस्कृत में नहीं थे। ये नोट पॉइंट में हो गया। आप देखते हैं इनको हम लोग कौन से अंतर्गत आते हैं और किसको स्पर्श करते हैं। तो ये दोनों तो पहले तो हमारे मूर्धन्य मतलब मूर्धा को स्पर्श करते हैं और दोनों ही सघोष होते हैं, ठीक है। और डा जो होता है वो अल्पप्राण होता है और डा महाप्राण। डा जो होता है वो अल्पप्राण और डा महाप्राण, ठीक है। तो याद रखिए दोनों मूर्धन्य और दोनों सघोष और दोनों। अब यहाँ पे डा अल्पप्राण और डा महाप्राण, ठीक है। आगे चलते हैं। आगत या गृहीत ध्वनियाँ, ठीक। आगत या गृहीत ध्वनियाँ चलते हैं। का, खा, गा, जा, फा। तो ये जो है जिनके नीचे ये जैसे कि छोटी का लिखा हुआ है, का के नीचे ये बिंदी लगी है, फिर खा के नीचे बिंदी, जिनमें भी ये बिंदी लगी होगी, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा आगत या गृहीत ध्वनियाँ। जीवामूली गा और खा और गा, इन दिनों को जीवामूली भी कहते हैं, याद रखिए। तो आप बस ऐसे याद रखिए कि जिनके नीचे बिंदी होगी वो हमारा क्या हो जाएगा? आगत या गृहीत ध्वनियाँ। आगे चलते हैं। आयोगवार के बारे में कुछ पढ़ते हैं हम लोग। आयोगवार परंपरा अनुसर ये होता है हमारा अनुसर, और विसर्ग ये होता है विसर्ग को। जो अनुसर और विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है, लेकिन ये स्वर ध्वनियाँ नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है। ये व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि ये स्वरों के साथ होती है। इन दोनों का जाति योग स्वर और व्यंजन के साथ न होने के कारण इन्हें आयोग वा कहते हैं। आयोग वा का संधि आयोग और वा, ठीक है, आयोग प्लस वा। तो अब देखते हैं, फिर से इसको समझते हैं। आयोग वा क्या होता है कि जो अनुसर और विसर्ग हैं, इनको स्वरों के साथ रखा जाता है, लेकिन ये स्वर ध्वनियाँ नहीं हैं, ठीक है। आयोग वा को आपने पढ़ा है कि उच्चारण के आधार पर हमारे
जो स्वर होते हैं वो उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं और लेखन के आधार पर कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, तो लेखन के आधार पे हमारे ये स्वर ले लिए जाते हैं और रे से भी ले लिया जाता है, तो 13 हो जाते हैं। तो आयोगा को स्वर में तो रखा जाता है, लेकिन ये स्वर नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह होता है। ठीक है, इनका उच्चारण व्यंजन की तरह होता है, इसलिए ये स्वर भी नहीं है, लेकिन रखा स्वर में ही जाता है। स्वर की सहायता से, ठीक है, आगे उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। आगे ये व्यंजन भी नहीं है। अब व्यंजन क्यों नहीं है देखते हैं, क्योंकि यह स्वरों के साथ होती है। ठीक है, ये व्यंजन भी नहीं है क्योंकि स्वर को साथ रखा जाता है इनको। इन दोनों का जाति भाग, जाति योग, स्वर और व्यंजन दोनों ना होने के कारण इन्हें अयोगवा कहा गया। अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि ना तो ये स्वर है ना ही व्यंजन है, इसलिए इनको अयोगवा में रखा गया। ठीक है, वैसे तो अभी रखा जाता है, स्वर में ही लिखा जाता है, लेकिन इन दोनों को स्पेशली अयोगवा में रखा गया है। अयोगवा का संधिविच्छेद अयोग प्लस वा। आगे चलते हैं, द्वित्व व्यंजन बहुत पूछा जाता है ये पेपर में। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? द्वित्व व्यंजन जैसे कि दिल्ली, बच्चा, पक्का, मतलब कि कोई भी वर्ण 2 बार आपको मिलेगा। ठीक है, एक बार आधा, एक बार पूरा। तो 2 बार, जिस शब्द में 2 बार आपको कोई वर्ण मिल जाए तो वहाँ पे द्वित्व व्यंजन का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि ये लिखा हुआ है दिल्ली, इसमें ला 2 बार बनी है। बच्चा में चा 2 बार बनी है। तो कोई भी वर्ण 2 बार है तो वहाँ द्वित्व व्यंजन होगा। आगे आगे चलते हैं, बदाक्षर। ठीक है, बदाक्षर जिस शब्द की अंतिम वर्ण या ध्वनि व्यंजन कैसी हो? लघु वर्ण हो। जिस शब्द की अंतिम वर्ण या ध्वनि व्यंजन, ठीक है, ध्वनि व्यंजन समझ लो आप, जैसे कि कोई भी शब्द है उसका अंतिम वर्ण कैसा हो? लघु हो। लघु का मतलब छोटा हो, बड़ा नहीं हो। ठीक है, तो उसे हम बदाक्षर कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि जल। जल में जो पीछे ला लगा हुआ है, इसमें भी कोई भी अंतिम वर्ण जो भी दिख रहा है आपको, ला दिख रहा है, वहाँ पे छोटा ही है, ला, ना कि जला। ठीक है, जली नहीं। मगर इसमें भी छोटा है, लघु है। कल, कल में भी लघु है। गगन में भी लघु है। तो ये सारे कैसे हैं? बदाक्षर है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपके लिए ले आया। आगे मुक्ताक्षर। मुक्ताक्षर के बारे में देखें तो मुक्ताक्षर जिस शब्द की अंतिम वर्ण या ध्वनि दीर्घ हो, मतलब बड़ी हो, दीर्घ हो। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छा। अच्छा में आ गया अच्छा, बड़ा आ लगा हुआ है। महंगा, गंगा। ठीक है, तो ये मुक्ताक्षर। मुक्ताक्षर में हमेशा दीर्घ वर्ण होगा। ठीक है, और बदा बदाक्षर में आपका लघु। तो आगे चलते हैं, बालाघात। बालाघात क्या होता है तो ये भी समझ लेते हैं, कभी कभी पेपर में आ जाता है। इसे स्वराघात भी कहते हैं, बालाघात को स्वराघात भी कहते हैं। और इसमें किसी विशेष वर्ण पर बल दिया जाता है। कोई एक वर्ण होता है उस पर बल दिया जाता है, मतलब फोर्स किया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, आपके लिए एग्जाम्पल कुछ अलग से लाया हूँ, हंसीएगा नहीं। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। गाना लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तुम ही हो। ठीक है, क्या? तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? तुम ही का मतलब क्या है? ही पे फोर्स किया जा रहा है, बल दिया जा रहा है। तुम ही हो। ठीक है, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। ठीक है, तो यहाँ पे बल दिया जा रहा है ना, ही और भी, इस पर स्पेशल फोर्स किया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? बालाघात। ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, वहाँ पे पहचानना होगा कि ये बालाघात है या नहीं। तो लास्ट में एक पॉइंट और बचा हुआ है, उच्चारण के आधार पर वर्णों के भाग कितने हैं? 5 भाग हैं। ठीक है, ये आज की क्लास फिनिश होती है और आपका चैप्टर हिंदी वर्णमाला भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल आगे पढ़ने को हम लोग पढ़ते हैं कुछ नया चैप्टर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और सारी क्लासें अच्छी लगी होंगी। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।